वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकीपॉन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हिंदी में समष्टि अर्थशास्त्र ऑलरेडी अवेलेबल है कंप्लीट, आप चेक करें मेरी प्लेलिस्ट। ये इंग्लिश मीडियम में कन्वर्जन करने की पूरी कोशिश हो रही है। उसी क्रम में आज का हमारा टॉपिक है इन्फ्लेशनरी गैप, एक्सेस डिमांड एंड इन्फ्लेशनरी गैप विद डायग्राम एंड टेबल। तो इस पूरे चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि एक्सेस डिमांड क्या होती है और इन्फ्लेशनरी गैप कैसे जनरेट होता है, क्या होता है, डायग्राम भी देखेंगे और उसकी टेबल भी देखेंगे। तो चलते हैं आगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल डिमांड मेड फॉर ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ध्यान दे, एग्रीगेट डिमांड पर कंप्लीट ऑलरेडी मेरे पास टॉपिक अवेलेबल है, एडी कर्व एंड एडी शेड्यूल के नाम से, और ऐसे ही एएस कर्व का भी कंप्लीट टॉपिक अलग से सेपरेट अवेलेबल है। ये मैं केवल आपको ब्रीफ में बता रहा हूं, छोटे से रूप में बता रहा हूं। डिटेल में अगर जानना हो एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, उसका कर्व कैसे बनता है, टेबल कैसे बनती है, तो आप पिछला वीडियो जरूर देखें। तो हम यहां देख लेते हैं जल्दी से एग्रीगेट डिमांड क्या होती है। सबसे पहले देखिए, ये टोटल डिमांड होती है। टोटल डिमांड मतलब कि इकोनॉमी की डिमांड है, ये किसी पर्सन की डिमांड नहीं है, इकोनॉमी की डिमांड है। और किस चीज की डिमांड है? जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है इकोनॉमी में, ध्यान देना, जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है इकोनॉमी में, उसकी जो टोटल डिमांड है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर क्या होता है इंडिया में? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। 1 अप्रैल टू 31 मार्च को इंडिया में अकाउंटिंग ईयर माना जाता है। और जितना भी आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस है इंडिया का, वो सारा का सारा हम किस में करते हैं? अकाउंटिंग ईयर में। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो गई? वन अकाउंटिंग ईयर में जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, उसकी जो टोटल डिमांड हुई है, उसी को हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, एग्रीगेट डिमांड इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द परचेज ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। सिंपल सी अगर भाषा में बात करूं तो जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ, आपने उसकी क्या की है? डिमांड की है। तो डिमांड की है, आपने उसको क्या किया? डिमांड करके उसको परचेज किया। तो परचेज करने के लिए आप क्या करोगे? उस पर एक्सपेंडिचर करोगे। तो इंडिया का जो टोटल एक्सपेंडिचर होगा वन अकाउंटिंग ईयर में, ठीक है, एक तरह से वही क्या हो जाएगा? एग्रीगेट डिमांड। जितना भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज पर आपने एक्सपेंडिचर किया है, तो पूरे इंडिया के एक्सपेंडिचर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं जितना भी ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर इंडिया ने एक्सपेंडिचर किया है, वही उसकी क्या हो जाएगी? इंडिया की एग्रीगेट डिमांड। ऐसे ही किसी भी देश की एग्रीगेट डिमांड निकल सकती है। इन टू सेक्टर इकोनॉमी एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इस चीज को। एडी टू सेक्टर इकोनॉमी में एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई होगा। 3 सेक्टर इकोनॉमी में एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी होगा। और 4 सेक्टर इकोनॉमी में एडी होगा सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, ये 2 सेक्टर है, ये 3 सेक्टर है, ये 4 सेक्टर। इनके बारे में डिटेल वीडियो जानने के लिए आप मेरे पिछले वीडियो जरूर देखें। अब आगे बढ़ते हैं। अब जल्दी से हम देख लेते हैं एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है। एग्रीगेट सप्लाई इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन अकाउंटिंग ईयर। जैसे डिमांड हमारी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की परचेज को बता रहा था, वैसे ही जितना इकोनॉमी में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, उसकी क्या वैल्यू रही है, उसी को हम एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। मान लीजिए कि 100 चेयर्स का प्रोडक्शन हुआ इकोनॉमी में, ठीक है, और पर चेयर 10 रुपीज उसकी वैल्यू थी, तो इकोनॉमी में एग्रीगेट सप्लाई कितनी हो गई? 1000। 100 इंटू 10 1000 हो जाएगी। ठीक है, तो जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का कंट्री में प्रोडक्शन होता है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, उसी को हम मॉनेटरी वैल्यू, उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू होती है, उसी को हम क्या कहेंगे? एग्रीगेट सप्लाई। दिस इज ए फ्लो कॉन्सेप्ट। ये क्या है? फ्लो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि चेंज होता रहता है। Since the number of goods and services produced in the economy is the same as the income generated, therefore aggregate supply and national income are considered to be equivalent to each other. हम पहले ही बात कर चुके हैं, इस पहले के वीडियो में आप देखेंगे तो, कि AS इज इक्वल टू वाई होता है। AS इज इक्वल टू वाई क्यों होता है? कि जितना भी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, जितना भी इकोनॉमी में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, उतनी ही इनकम जनरेट होती है। इसी कारण से एएस इज इक्वल टू वाई होता है। आपने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का वीडियो मेरा देखा हो, नहीं देखा हो तो जरूर देख लें, उसमें हमने इस चीज की चर्चा की थी। और इसी कारण से हमने कहा था
GNP इज इक्वल टू हमेशा GNI इज इक्वल टू हमेशा GNE होता है। इसका मतलब क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हमेशा ग्रॉस नेशनल इनकम के बराबर होती है और ग्रॉस नेशनल इनकम हमेशा ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर के। जो हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो भी यही बताता है कि कितना प्रोडक्शन हुआ इकोनॉमी में, वो किसके बराबर होता है? इनकम के बराबर होता है। और जितनी इनकम होगी उतना ही हम क्या करेंगे? एक्सपेंडिचर। इसीलिए प्रोडक्शन इज इक्वल टू इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है। टू सेक्टर इकोनॉमी में क्या होती है? एएस इज इक्वल टू सी प्लस एस, कंजप्शन प्लस सेविंग इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। फिर आगे देखते हैं, अब कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस डिमांड देख लेते हैं। डेफिशिएंट डिमांड का हमने पिछले वीडियो में दिखाया था। व्हेन द एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी इज मोर देन द एग्रीगेट सप्लाई, इट इज कॉल्ड एक्सेस डिमांड। अगर मैं सरल सी भाषा में कहूं तो एक्सेस डिमांड क्या होता है? एडी ग्रेटर देन एएस है, लेकिन कब? एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। जितना फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए हमें एडी चाहिए, जब उससे एडी ज्यादा हो। एडी क्या है? देखो, एडी सिंपल सी भाषा में एडी ग्रेटर देन है एएस से, इसीलिए एक्सेस डिमांड है। लेकिन ये मत भूल जाना कि किस लेवल की बात कर रहे हैं। कंपैरिजन हम किससे कर रहे हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से हम कंपैरिजन कर रहे हैं, हर किसी लेवल पर कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए जितनी एडी ज्यादा है, जितनी एडी की जरूरत होती है, जब उससे एडी ज्यादा होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सेस डिमांड। सिंपल सी भाषा में फिर एडी ग्रेटर देन एएस है। इसके ये क्या होता है? फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है? उसके ऊपर डिटेल वीडियो पहले ही मैंने बना दिए हैं। अब हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। इसको बनाया कैसा है मैं रफली बना देता हूं, फिर हम इसी डायग्राम को समझ लेंगे। आपको ऐसे बनाना है इसको, ठीक है, स्केल की मदद से वाई ओ एक्स। फिर हम इसको वाई ले लेंगे, ये वाई इज इक्वल टू ए एस। 45 डिग्री लाइन होती है जो कि मैंने यहां दर्शा रखी है, आपने देखा होगा। क्यों होती है उसका आंसर मैंने पिछले वीडियो में दे दिए थे, आप जरूर देख लें। ये हमारा है एडीएफ। सर ये एडीएफ क्या है? एडीएफ है एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, और ये क्या है? सी प्लस आई, यानी कि कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट से एडीएफ बना। ये हमने माना है, ये हमने सपोज कर लिया है, एज्यूम कर लिया है कि ये लेवल क्या है? वाईएफ का लेवल है, और ये जो इक्विलिब्रियम है ये ईएफ है। ईएफ मतलब इक्विलिब्रियम एट फुल एम्प्लॉयमेंट। ये हमने एज्यूम कर लिया है कि ये जो हमारा इक्विलिब्रियम निकल के आ रहा है ये किस लेवल पे है? एडीएफ के लेवल पे है, फुल एम्प्लॉयमेंट वाली एडी के अनुसार। ये हमने सपोज कर लिया है। फिर हमने कहा माना इन्वेस्टमेंट में क्या होता है? इंक्रीज। ये आप देख सकते हैं यहां ईएफ बिंदु पे आ गए हम, और ये वाईएफ हमारी नेशनल इनकम है। अब हमने कहा कि सपोज कीजिए इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है या कंजप्शन बढ़ जाता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। हमने यहां सैंपल ले लिया है कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाता है। ध्यान देना, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है तो हम उसको प्लस डेल्टा आई लिखेंगे, और डिक्रीज होता है तो उसको हम माइनस के डेल्टा आई से शो करते हैं। तो यहां हमने इंक्रीज किया इसलिए प्लस का साइन है। तो जैसे ही हमने इन्वेस्टमेंट इंक्रीज किया, एडीएफ ऊपर की तरफ शिफ्ट होकर क्या हो जाएगी? एडी1। ये देखिए एडी1 हो गई, ये हम के पॉइंट दे रहे हैं इसको, और ये हमने एडी1 बना दिया नया। तो आप देखेंगे एडी1 इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई हमारा हो जाएगा। अच्छा, अब यहां कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। वो फटाफट क्या करते हैं कि ये ईएफ है इक्विलिब्रियम, ये एक और इक्विलिब्रियम उसको शो कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? सर एएस इज इक्वल टू एडी से ही तो इक्विलिब्रियम होता है, तो जैसे हमने यहां इक्विलिब्रियम किया वैसे ही हम यहां पे भी कर देते हैं। ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? थोड़ा मैं इसको साफ कर देता हूं, उसको फिर मैं बताता हूं। आप अभी ऑलरेडी इकोनॉमी अपने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे वर्क कर रही है। इट मींस इकोनॉमी क्या कर रही है? जितने भी उसके रिसोर्सेज हैं उनका फुल यूटिलाइजेशन कर रही है। जितने भी इकोनॉमी में रिसोर्सेज हैं उन सब का इकोनॉमी क्या कर रही है? फुल यूटिलाइजेशन। जब पहले से ही फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है तो क्या प्रोडक्शन इससे आगे बढ़ सकता है? बिल्कुल भी नहीं। हम इस वाईएफ से इस साइड में एक कदम भी नहीं चल सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमी ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर काम कर रही है और फुल कैपेसिटी से काम कर रही है। फुल जो उसके रिसोर्सेज थे वो सारे कंप्लीट यूज हो रहे हैं, तो इसलिए हम इसके आगे नहीं जा सकते, प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज नहीं हो सकता। लेकिन उसके बावजूद अगर एडी बढ़ गई, एडी एफ से बढ़कर क्या हो गई? एडी इंक्रीज हो गई, एडी1 हो गई, तो आप देखेंगे हम इसके इधर जा नहीं सकते। यानी कि ये जो हम कहते थे ना इक्विलिब्रियम होता है, यहां पे ये हम ये शो नहीं करेंगे। हम यहां कोई पॉइंट नहीं लिखेंगे, ना तो हम कोई जी पॉइंट लिखने वाले, ना कोई हम ई पॉइंट लिखने वाले,
क्योंकि हम इसके इस साइड में जा ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर एडीएफ, फिर एक्सेस डिमांड क्या हुई, आप देख सकते हैं यहां से लेकर यहां तक डिमांड बढ़ी है, ठीक है। हम यहां थे, यहां से लेकर हम कहां पहुंच गए, एडी1 पे, जी बिंदु पे पहुंच गए ना, तो जी पॉइंट पे पहुंचे हैं। तो यही हमारा ये वाला जो एरिया है जो मैंने ये एरो से दिखाया है, यही हमारी क्या है, एक्सेस डिमांड। क्यों, क्योंकि इस एक्सेस डिमांड ने क्या कर दिया है, जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल्स है उससे वो आगे निकल गई है। और जब जब हम जानते हैं डिमांड इंक्रीज होती है तो प्राइसेस क्या होती है, इंक्रीज होती है। हम जानते हैं इकोनॉमी में अगर डिमांड इंक्रीज होगी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की तो क्या होगी, प्राइसेस इंक्रीज होगी। अब प्रोडक्शन इंक्रीज हो नहीं सकता क्योंकि हम पहले ही फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे काम कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा नहीं, और डिमांड इंक्रीज होगी तो क्या होगी, प्राइसेस इंक्रीज होंगी, और प्राइसेस इंक्रीज होंगी तो फिर किसका क्या हो जाएगी, क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, हमारी इन्फ्लेशनरी गैप वाली प्रॉब्लम हो जाएगी। और यही हमारा इन्फ्लेशनरी गैप है, कहां से कहां तक, जी पॉइंट से इस ईएफ पॉइंट तक। इसी को हम एक्सेस डिमांड भी कहते हैं, इसी को हम इन्फ्लेशनरी गैप भी कहते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा डायग्राम। अब हम आगे आते हैं टेबल पे। तो देखिए ये हमारी नेशनल इनकम वाई वाली टेबल है, ये एग्रीगेट सप्लाई की। जैसा कि मैंने बताया कि वाई इज इक्वल टू एएस होता है, इसी कारण से मैंने वाई की टेबल और एएस की टेबल दोनों सेम मानी है। अब खास बात, हमने 60 के लेवल पर आप देखेंगे वाई 60 आने के बाद आप देख रहे हैं 60 के आगे नहीं इंक्रीज हो रही। ये 60 के आगे हमने कोई 70 लिया नहीं लिया, इट मींस ये फुल एम्प्लॉयमेंट वाला पॉइंट है हमारा। ये क्या है, हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट वाला पॉइंट कि इससे आगे इकोनॉमी नहीं जा सकती। इनिशियल जो एग्रीगेट डिमांड थी वो ये है हमारी, 30 से स्टार्ट हो रही है और +5 करते चले जाना, तो 30 + 5 35 + 40, ठीक है ना। इस तरह से देखेंगे तो आप इंक्रीज होते चले जाएंगे और यहां आकर आपका इक्विलिब्रियम हो जाएगा। क्यों हो गया यहां आकर इक्विलिब्रियम, क्योंकि एएस इज इक्वल टू एडी हो गया ना। यहाँ पे एएस इज इक्वल टू क्या हो गया, एडी। आप देख सकते हैं एएस भी 60 है, एडी भी कितनी है, 60। और ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम तो ही साथ में ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट वाला इक्विलिब्रियम है, क्योंकि हमने मान लिया है, हमने अज्यूम कर लिया है कि 60 इज द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर जो इक्विलिब्रियम होगा उसे हम फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं। इसी कारण इसके आगे हम नहीं जा सकते। अब हमने कहा कि सपोज कीजिए इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाता है तो नई एडी क्या हो जाएगी, एडी1 हो जाएगी, C + I + डेल्टा आई। हमने इसको इंक्रीज किया है +5 करके, +5 करके इंक्रीज किया है, +10 करके इंक्रीज किया है, +10 करके इंक्रीज किया है। तो 30 + 10 = 40, 35 + 10 45, 40 + 10 50, 45 + 10 55। इस तरह से ये इंक्रीज हो रही है। अब आप देखेंगे कि पहले एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल थी तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल था, लेकिन अब जो एग्रीगेट डिमांड है वो इंक्रीज होकर कितनी हो गई है, 70। प्रोडक्शन हम इंक्रीज कर नहीं सकते क्योंकि हम 60 के लेवल पे हैं, 60 से आगे नहीं बढ़ सकते, हम इंक्रीज नहीं कर सकते हम। लेकिन एग्रीगेट डिमांड 60 से इंक्रीज होकर कितनी हो गई, पहले देखिए ये हमारी ये पहले वाली एडी थी ना, ये 60 थी और अब इंक्रीज होकर 70 हो गई। तो यही हमारी क्या है, एक्सेस डिमांड इन्फ्लेशनरी गैप, क्योंकि हम इस डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकते, कंप्लीट नहीं कर सकते, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम इस एक्स्ट्रा डिमांड को और कंप्लीट कर पाए। तो इसी से हमारा एक्सेस डिमांड का ये टॉपिक क्लियर होता है। अब आगे देख लेते हैं इसको, सॉल्यूशन इसका। तो देखिए मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड, तो इसको देख लेते हैं, इसके मेजर्स क्या है एक्सेस डिमांड को क्लियर करने के, प्रॉब्लम को दूर करने के। एक्सेस डिमांड मीन्स दैट देयर इज ए एक्सेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी एंड टू ओवरकम दिस द अमाउंट ऑफ मनी विद द पीपल शुड बी रिड्यूस्ड। सिंपल सी भाषा में एक्सेस डिमांड कब होती है इकोनॉमी में, भाई जब कंट्री में मनी की सप्लाई ज्यादा हो जाती है तो क्या हो जाता है, एक्सेस डिमांड। क्योंकि लोगों के पास पैसा ज्यादा है तो वो क्या करेंगे, डिमांड इंक्रीज करेंगे, और डिमांड इंक्रीज करेंगे तो एडी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। तो हमको क्या करना है, हमको जो लोग हैं, जो पीपल है, उनके पास से मनी की सप्लाई को क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी एक्सेस डिमांड की, इन्फ्लेशनरी गैप की ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो देखिए आगे, द गवर्नमेंट डज इट थ्रू इट्स फिस्कल पॉलिसी एंड द सेंट्रल बैंक आरबीआई डज इट थ्रू इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। तो एक्सेस डिमांड हो या आपका जिस इन्फ्लेशनरी गैप की बात करें, या फिर डेफिशिएंट डिमांड हो, डिफ्लेशनरी गैप की बात करें, दोनों को जो कंट्रोल करने की है दो मेथड्स है। एक फिस्कल मेथड है जिसको हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं,
जो गवर्नमेंट अप्लाई करती है, ध्यान रखना फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, जबकि सेंट्रल बैंक या आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करता है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन कंट्रोल करता है, तो सेंट्रल बैंक जो कि आरबीआई है भारत का, और फिस्कल पॉलिसी कौन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एसएलआर, सीआरआर, बैंक रेट एटसेट्रा शुड बी इंक्रीज। तो जितने भी मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स है, जैसे एसएलआर हो गई, सीआरआर हो गई, बैंक रेट हो गई, इन सबको क्या करेंगे, हम इंक्रीज करेंगे। इनके बारे में डिटेल जानने के लिए आप मेरे पिछले बैंकिंग वाले वीडियो जरूर देखें। आप पहले चैप्टर से जब वीडियो देखेंगे तो ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो आप पुराने वीडियो जरूर देखें। ठीक है, तो इनको तो हम इंक्रीज करेंगे। इनको कौन इंक्रीज करेगा, आरबीआई, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी है ना, इसलिए एज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी टैक्सेस शुड बी इंक्रीज्ड एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर शुड बी रिड्यूस्ड। फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट क्या करेगी, फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट टैक्सेस को इंक्रीज करेगी, ताकि जो पीपल हैं, जो पॉपुलेशन है, उनके पास से मनी निकलकर कहां चल जाए, गवर्नमेंट के पास, और उनके पास सप्लाई कम हो जाए। और गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर क्या कर देगी, रिड्यूस कर देगी। तो उससे क्या होगा, मार्केट में पैसा कम हो जाएगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, और जब मार्केट में पैसा कम होगा तो लोग डिमांड कम करेंगे, और डिमांड कम करेंगे तो ये एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब सारा का सारा ये जो कॉन्सेप्ट है एक्सेस डिमांड का, इसी पे टिका हुआ है कि मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा है, लोगों के पास पैसा ज्यादा है, तो आप उस पैसे को क्या करो, उनसे ले लो किसी भी तरीके से, चाहे से आप टैक्स बढ़ाकर ले लो, चाहे आप अपना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर लेस कर दो, या मॉनेटरी पॉलिसी में एसएलआर, सीआरआर इनको इंक्रीज करके ले लो, किसी भी तरीके से मार्केट की सप्लाई कम कर दो, उनका लोन कम कर दो, तो ऑटोमेटिकली एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम दूर होने लग जाएगी। उम्मीद है आपको ये छोटा सा टॉपिक अच्छा लगा होगा। आप मेरी मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज जरूर देखें। थैंक यू। स्टूडेंट्स, मेरे दो चैनल हैं, एक है टेकी पावन एकेडमी, दूसरे का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर। यूट्यूब के हैं दोनों चैनल। टेकी पावन एकेडमी पर आपको सारा एजुकेशनल कंटेंट मिलेगा इकोनॉमिक्स के बारे में, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर पर आपको शेयर मार्केट, एनपीएस, सीसीएस एनपीएस रूल्स, पीपीएफ, फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स, गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, एसबीआई स्कीम्स, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स, एमएस एक्सेल की मास्टर सीरीज, कंप्यूटर और मोबाइल के सॉल्यूशंस और बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो आप मेरे दोनों चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।